हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल के कुछ केसेस करेंगे। टोटल एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल के 5 केसेस हैं। आज की वीडियो में हम लोग 2 केसेस करेंगे और आने वाली वीडियोस में अगले केसेस को डिटेल में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हमारा केस नंबर 1 क्या होने वाला है? तो पहले केस में हमारे पास क्या है? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये न्यू फर्म का क्या मतलब है? न्यू फर्म वो फर्म है जो आफ्टर रिटायरमेंट बनती है, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके रिटायर होने के बाद जो पार्टनर्स रिमेनिंग बच रहे हैं उनकी जो फर्म है उसको न्यू फर्म कहा जाता है। और इसमें उनका टोटल कैपिटल जो है वो दिया होगा, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो वो आपका एक हिंट पॉइंट होगा कि ये रिटायरमेंट का जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो केस नंबर 1 होने वाला है। अब स्टेप्स क्या क्या है? अ सर्टेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आसान शब्दों में कहा जाए, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। कंप्लीट क्वेश्चन की आपने क्या कर देनी है? सोल्यूशन निकाल देनी है और बाद में टू बैलेंस CD जो हम निकालते थे वो रफ में निकाल देना है, मतलब पूरी की पूरी कहानी आपने खत्म कर देनी है। उसके बाद कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर दी हुई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेल एंड गुड, नहीं दी हुई तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। मतलब आपको जो नई फर्म का कैपिटल, ये जो कैपिटल है दिया होगा, वो आपको जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, लेट्स से वी हैव A, B एंड C, तो C रिटायर हो गया, तो इन दोनों पार्टनर्स के बीच में वो जो फर्म का टोटल कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद देखना है कि आपने जो पहले कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल निकाला है और जो आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, क्या उसमें कुछ डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है? क्या कुछ सरप्लस है या फिर डेफिसिट है? तो उसके लिए अगर सरप्लस कैपिटल है दैट मींस जो आपका एडजस्टेड कैपिटल है, मतलब जो आपने पहले स्टेप में सॉल्व करके निकाला है वो ज्यादा है किससे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल से। मतलब आपका कैपिटल, लेट्स से आपका कैपिटल जो है वो 100 रुपए का होना चाहिए था, बट आपका कैपिटल कितने का निकल गया? 150 रुपए का निकल गया, तो 50 रुपए का कैपिटल आपका क्या हो गया? सरप्लस में हो गया। और डेफिसिट के केस में क्या है कि आपने जो कैपिटल पहले स्टेप में निकाला, मतलब रफ में टू बैलेंस CD जो निकाला वो मान लो 100 रुपए है, पर आपका जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो कितना होना चाहिए? 150 रुपए का होना चाहिए। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको कैपिटल 150 रुपए तक का लाना था, बट लेके कितने आए हुए थे आप? 100 रुपए तक का लेके आए हुए थे, तो वो 50 रुपए आप दोगे, राइट? अब सरप्लस और डेफिसिट जो भी निकल रहा है इन कैपिटल दैट हैज टू बी एडजस्टेड बाय कैश और करंट अकाउंट। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होने वाला है कि कैश या करंट अकाउंट आपने किस में करना है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन इज L, M and N were partners in a firm in 2:2:3 on 31st March 2023 the balance sheet was as follows। so balance sheet given है हमारे पास। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि बैलेंस शीट में कोई भी ऐसी चीज अगर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने उसको स्टार मार्क कर लेना हमने। तो क्रेडिटर्स नहीं होता, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता, लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं होते, एल्स कैपिटल, जैम्स कैपिटल, एंस कैपिटल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ऐसी तो अभी तक तो कोई चीज हमें यहाँ पे नहीं दी हुई है। उसके बाद एसेट साइड पे देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक और डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। यस, ये होता है जी डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसको हमने स्टार मार्क कर लेना है। उसके बाद देखते हैं on 31st March 2023 M रिटायर, तो M रिटायर हो रहा है एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। जो बाकी जो पार्टनर्स बच रहे हैं दैट मींस L और N, वो कहते हैं हम बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। द फॉलोइंग थिंग्स वर एग्रीड। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 2,40,000, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को लेके हमारे पास एडजस्टमेंट आ गया। एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो मशीनरी को लेके भी हमारे पास क्या आ गया? एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। Now 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय M। M जो है वो 50% इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में AD मार्क कर लो। एट बुक वैल्यू, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स, तो डाउटफुल डेट हमने क्रिएट करना है डेटर के 5%, तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट आ गया। स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू,
स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब स्टॉक को लेके भी एडजस्टमेंट आ गया। क्या कह रहे हैं कि जितना बुक वैल्यू का आपका 4 लाख का स्टॉक दिया हुआ है वो 1 लाख रुपए से कम लिखना है, जो कि मार्केट वैल्यू मतलब 3 लाख रुपए का हमने लिखना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5,60,000, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एल एंड एनबी 2:3, फाइन। मतलब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 32 लाख। ये देखो आपको क्या कहा था, केस क्या है, केस है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। अगर न्यू फर्म का टोटल कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ये आपका हिंट बन जाता है, ये केस नंबर 1 बन रहा है। एंड इट विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एल एंड एन। तो एल एंड एन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, इसमें हमने डिवाइड कर देना है। नाउ गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंटेड टू 1,05,000। इसका मतलब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली, बिकॉज क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी जो है वो गेन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसको मैं काट देता हूँ, क्योंकि गेन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको प्रिपेयर करना पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑन एम्स रिटायरमेंट। ये आपका पूरा फुल फ्लेज जो क्वेश्चन बन गया। पैटर्न हमने वही फॉलो करना है, तरीका हमने वही करना है, बट इसमें क्या नहीं बनना, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनना, बिकॉज हमें ऑलरेडी गेन जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाने हैं। तो लायबिलिटी साइड से शुरू करेंगे। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, हमारे पास इनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स थे 80,000 के और बैंक ओवरड्राफ्ट था 22,000, राइट। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट 2 लाख रुपीज, तो एज इट इज लिख दो। तो आपके जो ये लॉन्ग टर्म डेट है ये कितने के है, 2 लाख रुपए के है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। फिर उसके बाद चेक करते हैं क्या है हमारे पास। एल का कैपिटल दिया है, एम का कैपिटल दिया है, एन का कैपिटल दिया। तो हम अगर कैपिटल मेंशन किए हो तो हम कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे 6,25,000, 4 लाख और 5,25,000। तो 6,25,000, उसके बाद दूसरे का क्या था, दूसरे का था 4 लाख और तीसरे का 5,25,000। 4 लाख और 5,25,000, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई। ये है बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में हम लोग इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में भी कुछ नहीं मेंशन किया, तो 38,000 एज इट इज हम बैलेंस शीट में लिख देंगे इसको, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो ये आ जाएगा 38,000 रुपीज, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं, क्योंकि ये साइड हमारी क्या हो गई, यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है कि लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए का तक था और उसको अप्रिशिएट कर दो 2,40,000 रुपए से, मतलब 2,40,000 से इसको बढ़ा दो। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 5 लाख प्लस 2,40,000 कितने की बन जाएगी, 7,40,000 रुपए की हमारे पास वैल्यू जो वो आ जाएगी। अगर मेरे को रिवैल्यूएशन बनाना होता तो रिवैल्यूएशन में भी ट्रीट करता, बिकॉज अब मेरे को यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसका कुछ नहीं करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मशीनरी, मशीनरी के बारे में क्या क्या है, 2.5 लाख की मशीन है और मशीन को डेप्रिशिएट करना है कितने परसेंट से, 10% से। तो 2.5 लाख का 10% कितना हो गया, 25,000। तो यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी का वैल्यू 2,25,000 रुपये आ गया वैल्यू, राइट। नेक्स्ट वन देखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, 3,50,000 का एज इट इज लिख देंगे। तो जितना था उतना ही लिख दिया, 3,50,000 ये मेंशन कर दिया हमने। फिर उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को लेकर एडजस्टमेंट दी हुई है। एडजस्टमेंट क्या है, 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय एम एट बुक वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट है कितने का, 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए का 50% कितना हो गया, 50,000 हो गया। 50,000 इन्वेस्टमेंट जो वो कौन ले गया, एम ले गया, मतलब रिटायरिंग पार्टनर ले गया। तो बची कितने की इन्वेस्टमेंट, कितने की बच रही है, 50,000 रुपीज की बच रही है। तो 50 की लिख दो यहाँ पे, और बाकी रिमेनिंग जो है वो कौन ले गया, वो एम ले गया टू इन्वेस्टमेंट। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो वो हमने डेबिट कर दिया। 50,000 रुपए से यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया वैल्यू। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टॉक। स्टॉक कितना है, 4 लाख का है। स्टॉक के बारे में क्या एडजस्टमेंट दे रहे हैं वो, स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू। स्टॉक को मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करना है, विच इज 1 लाख लेस देन बुक वैल्यू, जो कि 1 लाख रुपए कम है बुक वैल्यू से। तो बुक वैल्यू 4 लाख है, उसे 1 लाख रुपए कम कर दो तो हमारे पास स्टॉक का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3 लाख रुपए वैल्यू जो है वो
स्टॉक का हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया मैंने, 3 लाख रुपया मेंशन कर दिया। नेक्स्ट देखो डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं, 2 लाख रुपए के हैं। डेटर्स को लेके कहा जा रहा है कि प्रोविजन आपने क्रिएट करनी है, कितने % की प्रोविजन आपने क्रिएट करनी है। लेट्स सी वी हैव टू क्रिएट प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर। तो 2 लाख का 5% अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे डेटर आ गया, पहले डेटर कितने के हैं 2 लाख के, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट कितने % है 5% करना है। तो 2 लाख का 5% हो गया आपका 10,000 रुपये हो गया। माइनस करके कितना आ गया मेरे पास 1,90,000 रुपीज आ गया। 2 लाख का अगर 10% करता 20,000 आता, 5% किया वो 10,000 आ गया, तो 1,90,000 मेरे पास आ गया। देखो अगर रिवैल्यूएशन में करना होता तो कितना कुछ हमें रिवैल्यूएशन में भी नोट डाउन करना पड़ना था। तो अभी रिवैल्यूएशन बनाना ही नहीं है। बैंक को हम यहाँ बाहर की साइड पे लिख देंगे क्योंकि बैंक में काफ़ी सारी चीज़ें जो वो होने वाली है। 20,000 यहाँ मैंने बाहर लिख दिया। ओके नाउ उसके बाद देखो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसके बारे में क्या बताया था कि ये ऐसी आइटम है जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब ये कौन सी साइड पे लिखा हुआ है, एसेट साइड पे। एसेट के फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इनको खत्म करने के लिए क्या करता है, क्रेडिट। अगर इसको क्रेडिट करेंगे तो किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। इसका मतलब ये जो एल एम एंड एन है डेबिट हो जाएंगे, 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:3 में। तो ये यहां पर आ जाएगा टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, पूरा लिखना है आपने। तो 2:3 में, तो 70,000 को डिवाइड करूंगा अगर 2:3 में, तो ये मेरे पास आएगा 20,000 एंड 30,000। ये वैल्यू मेरे पास जो है वो निकल गई, राइट। ओके नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक हमारा बैलेंस शीट वाला काम सारा हो गया। अब एम रिटायर हो रहा है और रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं बिजनेस चलाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी वाला काम मैं कर चुका हूँ, 50% इन्वेस्टमेंट भी लेके आए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हो गया, स्टॉक वाला काम भी हो गया सारा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5,60,000। तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यू नो दैट वैल्यूड गुडविल कितना है मेरे पास, वैल्यूड गुडविल है 5,60,000 रुपये। हमने किसका शेयर निकालना है, हमने निकालना है एम का शेयर, राइट। तो एम का शेयर कितना आएगा 5,60,000 इंटू एम का रेशियो कितना था, ये था 2/7। सो 2/7, इसको अगर मैं सॉल्व करूं 80,000 और ये आ जाएगा मेरे पास 1,60,000। अब ये 1,60,000 एम को किससे मिलेगा, गेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। रेशियो एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब मेरे को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। अगर तो नहीं दिया होता, सिंपल मेरे पास ये होता कि एम रिटायर हो गया तो एम यहां से उड़ जाता, केस नंबर 1 बन जाता, तो 2:3 मेरा गेनिंग रेशियो बन जाता। पर इस क्वेश्चन में देखो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना अपना। ओके अगर तो उन्होंने कहा कि शो द वर्किंग क्लियरली, तो आपको पूरा का पूरा गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। पर कई बार क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस आपकी जो है ना मैटर करती है। किस तरह से मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे देखो एल और एन का रेशियो कितना आ रहा है 2:3। अगर मैं केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली देखूं तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली भी एल और एन का रेशियो कितना बनता, 2:3 बनता। ठीक है सेम बन रहा है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो गेनिंग रेशियो है आपका वो भी कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। चाहे आप सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देखो एंड देन कमेंट बॉक्स में बताओ कि 2:3 बन रहा है, और वो हाँ 2:3 ही बनेगा। तो 2:3 में हमको 1,60,000 डिवाइड करते हैं। तो व्हाट विल बी द एंट्री, एंट्री क्या बनेगी हमारी, एल अकाउंट डेबिट, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, एम को कितना पैसा मिलना है, 1,60,000 रुपये मिलना है। कौन सी रेशियो में मिलना है, 2:3 में मिलना है। तो चलो इसको देखते हैं 2:3 में कितना बन रहा है। ये हो गया 5, यहाँ पे आ गया 32,000। तो 32,000 को अगर मैं देखूँ यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा 64,000 और दूसरा आ जाएगा 96,000। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, जो गुडविल वाला काम था वो डन कर दिया। अब एल और एन का कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एम की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू एम कैपिटल अकाउंट कितना बनेगा, यहाँ पे 64,000 और एन का कितना आ जाएगा मेरे पास 96,000। ये आ गया पहले वाला।
और उसके बाद अगर मैं बात करूं एम का कैपिटल अकाउंट, वो क्रेडिट हो रहा है, वो किसके वजह से क्रेडिट हो रहा है, ये आपका क्रेडिट हो रहा है बाय एल्स कैपिटल एंड बाय एन्स कैपिटल। तो 64,000 एंड 96,000। चलो जी, ये हो गया, गुडविल वाला काम डन हुआ। यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया हो कि हमने अभी तक जो है वो क्या किया है। तो हमारा ये पॉइंट हो गया टोटल कैपिटल। अब उसके बाद एक चीज और रहती है, टोटल कैपिटल को हम बाद में देखेंगे, एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, पर एक चीज है गेन ऑन रीवैल्यूएशन कितना है, ये 1,05,000 रुपये है। ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट होता है कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट रिमूव नहीं किया, तो आपको यहाँ पे पता है यार, यहाँ पे आता है टू गेन, कितने का था, 1,08,000 का, 1,08,000 का ही था गेन, 1,05,000 का। तो 1,05,000 रुपए का जो गेन है, तो वो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग एल, एम एंड एन इन 2:2:3। तो 2 to 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1,05,000 इंटू 2/7, तो ये आ जाएगा 1 and 5। तो ये आ गया मेरे पास 30,000, दूसरे का भी कितना आ गया 30,000, और तीसरे का कितना आ जाएगा यहाँ पे 45,000। तो इसको यहाँ पे लेके आऊंगा बाय revaluation account. So what will be the value? I'll be getting 30,000 and 45,000। यहां तक डन हुआ। ये हो गया जी हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। पर हाँ, एक चीज अब इसमें क्या करनी है, मेरे को देखना है एडजस्टेड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल, राइट। पहली बात तो एक काम करते हैं कि जो एम है उसको फ्री कर देते हैं, क्योंकि देखो एम का अब उसके बाद कोई काम नहीं रहने वाला। एम को हमने क्या कर देना, फ्री कर देना, क्योंकि एम हो रहा है रिटायरिंग पार्टनर। तो एम की कहानी को तो खत्म करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 और 1,60,000, 5,60,000, तो 5,90,000 रुपया यहाँ पे आ गया। और इसके बाद यहाँ पे कितना था, इसके लिए जो भी बचा वो उसके लोन अकाउंट में आ जाएगा। टोटल यहाँ पे 5,90,000 रुपीज ही बनेगा। तो यहाँ पे माइनस करके देखता हूँ, मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, 90 में से 70, तो 5,20,000। तो जो है हमने किसको दे देना है, ये हमने एम को देना है बाद में। तो इसका लोन अकाउंट बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम्स लोन अकाउंट। तो वैल्यू विल बी 5,20,000। डन। अब उसके बाद देखो एल और एन की कहानी देखते हैं। एल और एन का ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लो। इतना लंबा चौड़ा काम हमने जो ना अपना टाइम सेव करना है। एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटेंसी में क्या करना होता है, टाइम सेव करना होता है। तो 32 लाख का कैपिटल है, 32 लाख रुपए का कैपिटल है, वो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन एल एंड एन। इस रेशियो में हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, लेट्स सी 64, तो 12,80,000 और दूसरे की बन जाएगी 19,20,000। ये सॉल्व करके ये मेरे पास एक्चुअल में जो फाइनल कैपिटल है आने वाली है ये वाली। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टू बैलेंस CD 12 लाख बन गया वैल्यू मेरे पास 80,000, और यहां पे आ जाएगा 19,20,000। 19,20,000 जी वैल्यू है मेरे पास निकल आया यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को टोटलिंग करके देखना है कि कौन सी साइड में मेरा बैलेंस जो है वो बन रहा है। बस इतना सा काम करना है। ओके, वो जो हमने इतने स्टेप्स पढ़े वो ज़्यादा अगर करने जाओगे तो लंबा बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सीधी सीधी बैलेंसिंग कर दूँ तो मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैपिटल्स लिख लेता हूँ दोनों की। कैपिटल किस किस की है, एल और एम की। तो 12,80,000 और 19,20,000, टोटल कितना बन जाएगा 32
लाख रुपीस। ओके, अब देखो हमने सरप्लस और डेफिसिट देखना है, और जितना भी सरप्लस और डेफिसिट आ रहा है उसको हमने पैसा जो है वो या तो लेके आना है या उनको पे बैक कर देना है, राइट। लेट्स सी, अब देखो समझना क्या है इसमें। अगर मैं टोटल देखूं तो एल पे फोकस करते हैं, तो एल का डेबिट साइड यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और एल का क्रेडिट साइड क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर टोटल करता हूं तो मेरे पास 13,64,000 रुपीज जो है यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे भी एट द एंड ऑफ द डे कितना बनना चाहिए, 13,64,000। पर अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल देखूं तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है 6,55,000, मतलब कम बन रहा है। इसका मतलब ये जो भाई है ये पैसा लेके आएगा, बैलेंसिंग फिगर, ये जो भाई है ये पैसा क्या करेगा, लेके आएगा ना। तो क्वेश्चन इज कितना पैसा लेके आएगा, ये मैं माइनस करके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितना 13,64,000 और माइनस कर दो इसमें से मैं 6,55,000। अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बचेगा 7,09,000 रुपीज। किसको लेके आना पड़ेगा, एल को लेके आना पड़ेगा। तो ये बैंक में जुड़ जाएगा कितना, 7,09,000 रुपीज ये लेके आएगा। फाइन, उसके बाद हम एन पे फोकस करें तो क्लियरली एन का भी जो ये डेबिट साइड है वो बड़ा आ रहा है। वो कितना आ रहा है, लेट्स सी 19,90,000, और इसको अगर टोटल करूं तो 20,46,000 आ रहा है टोटल निकल के। एक बार रिपीट कर लेते हैं, 20, 110, 140, 146, 20,46,000 आ रहा है यहाँ पे, 20,46,000 निकल आया यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना आएगा 20,46,000। तो दैट मीन्स ये भी कैपिटल लेके आएगा। कितनी कैपिटल लेके आएगा इसका अगर मैं टोटल करूं तो ये टोटल बन रहा है यहाँ पे 5,70,000 रुपया, 525 एंड 45, 5,70,000 यहाँ पे टोटल बन रहा है, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, 0,006 एंड 14 में से 7 गए, यहाँ पे 7 आ गया, 19 में से 5 गए, 14,76,000 ये बंदा लेके आएगा। तो 14,76,000 ये बंदा लेके आएगा, और यहाँ पे जोड़ देते हैं इसको 14,76,000 ये जो है भाई वो लेके आएगा आपके पास। ओके, अब उसके बाद फाइनल काम हमारा क्या है, हमने टोटलिंग करना है। तो पहले बैंक वाले को मैं टोटल कर देता हूँ, देखते हैं कितना बन रहा है यहाँ पे। तो ये 14 और 7 21 लाख ये हो गया आपका, 21 लाख तो हो ही गया, 21,76,000, 21,86,96 एंड 22,09,000 अगर जोड़ दो 22,05,000 ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू बन रहा है। तो दिस इज द पॉइंट। ओके, अगर अब आप इसका टोटल करोगे तो ये आपका टोटल क्या निकल जाएगा, बिल्कुल बराबर निकल जाएगा। सो दिस इज योर वर्क कि आपको इसका टोटल वगैरह करना है, एंड देन यू विल फाइंड आउट दैट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे सही हो गया। सो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। इस तरह से केस नंबर 1 जो हमने सॉल्व करना है।